दोस्तों हाल ही में मैंने सीमा बोता अगाथी नाम की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म देखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बद्री वेंकटेशा जी ने। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10 और आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। ये कहानी है रमेश नाम के एक लड़के की जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है, इसलिए अब वो अपना गम भुलाने के लिए अपने घर पर एक फीमेल एस्कॉर्ट को बुलाता है। लेकिन दोस्तों रमेश की जिंदगी तब खतरे में पड़ जाती है जब उस लड़की की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। अब उस लड़की की मौत कैसे हुई, क्या रमेश उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब हो पाएगा या फिर बेचारा रमेश बेवजह इस केस में फंसकर जेल चला जाएगा, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस से भरी थ्रिलर कहानी में। ये कहानी बहुत ज्यादा मजेदार और ट्विस्ट से भरी हुई है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम रमेश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। रात के 9:45 बजे थे और तभी उसका दोस्त नंदू उसे कॉल कर कहता है कि अबे श्याणे उठ जा, टाइम हो गया है। अब रमेश ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिससे कि उसका सर भारी हो गया था। फिर भी वो उठता है, फ्रेश वगैरह होता है और अपने कमरे से बाहर आकर बिल्डिंग के सभी लोग सो गए या नहीं ये देखने लगता है। तो इतने में नंदू उसे फिर से कॉल करता है, कहता है कि क्या मैं उसे भेज दूं? रमेश कहता है कि वो मुझे थोड़ी बेचैनी से हो रही है, ऐसा करते हैं हम इस प्लान को कैंसिल कर देते हैं। नंदू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम बोलो तुम्हारे बिल्डिंग के सभी लोग सो गए हैं ना? रमेश कहता है कि हाँ हाँ सभी लोग सो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 8 घंटे पहले क्या हुआ था ये दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रमेश अपने दोस्त नंदू के साथ एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। अब यहाँ पर रमेश बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मधु ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। रमेश कहता है कि मधु मुझे ऐसा छोड़कर कैसे जा सकती है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है यार, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। नंदू कहता है कि अबे तुझे उससे भूलना होगा और इसके लिए तुम्हें दूसरे आइटम को जिंदगी में लाना होगा, तभी तू पुराने वाले को भूल पाएगा। और अब वो उसे मीना नाम की एक लड़की का फोटो दिखाकर कहता है कि इस लड़की को एंट्री दे और टेंशन तुम्हारी जिंदगी से एग्जिट हो जाएगी। रमेश कहता है कि नहीं नहीं ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नंदू कहता है कि चल छोड़, ये लड़की का काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर नशे में रमेश और ज्यादा शराब पी लेता है और नंदू से कहता है कि ठीक है तो आज तो उसे बुला ले। नंदू कहता है कि अब हमें होटल कहाँ मिलेगा? रमेश कहता है कि होटल की किसको जरूरत है, मैं तो उस लड़की को अपने घर पर बुलाने की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी में तो 10 बजे सभी लोग सो जाते हैं और फिर अगली सुबह 6 बजे के बाद ही दूध वाला आता है, तब तक बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता और अब मेरे साथ मधु भी नहीं रहती तो अब मुझे वहाँ पर कौन देखेगा? नंदू कहता है कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं 10 बजे तक उस लड़की को भेज दूंगा। और इस तरह से दोस्तों अब हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहाँ रमेश के घर के बाहर वो लड़की पहुँच जाती है। अब इस लड़की का नाम होता है मीना और रमेश तुरंत ही नीचे आकर रिक्शा के 150 रुपए दे देता है। फिर वो मीना को चुपचाप सभी लोगों से छुपाते हुए अपने कमरे में ले जाता है। अब दोस्तों रमेश ने उस लड़की मीना को अपने घर पर तो बुला लिया था लेकिन उसके साथ कुछ करने से रमेश की फट रही होती है। मीना उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो रमेश कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे बंद है ना इसलिए, और मेरे अंदर गर्मी बहुत है। तो मीना उसके और पास आकर उसके साथ रोमांस करने लगती है लेकिन रमेश उसे रोकता है और कहता है कि मैं नहा कर आता हूँ। अब नहा कर आने के बाद ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी अचानक रमेश को उसकी गर्लफ्रेंड मधु का कॉल आ जाता है और मधु का कॉल देखकर वो घबरा जाता है। अब कॉल थोड़ी देर से उठाने के लिए मधु उसे डांटने लगती है, कहती है कि तुमने देर से फोन क्यों उठाया? अब रमेश उसे शांत करने की कोशिश करता है कि बेबी शांत हो जाओ और बताओ बात क्या है। मधु बताती है कि मैं कल सुबह 8:30 बजे तक मेरे चाचा के साथ तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, चाचा जी हमारे ब्रेकअप के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इतना कहकर वो तुरंत ही फोन को कट कर देती है। अब उन दोनों की बातें सुनने के बाद मीना कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। रमेश कहता है कि तू ज्यादा दिमाग मत चला और अपने काम से काम रख। फिर मीना कहती है कि अरे यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो रमेश उसके लिए मैगी बनाता है और ये दोनों मुंह में मैगी रख कर उसे खाने लगते हैं। लेकिन इस बार भी अचानक ही रमेश के दरवाजे पर घंटी बजती है। अब रमेश घबरा जाता है कि इतनी रात का यहाँ पर कौन आ गया होगा। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली सुशीला आंटी होती है। वो कहती है कि रमेश मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है इसलिए उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, मेरी मदद करने के लिए घर पर कोई नहीं है और तुम्हारे पास तो कार है ना, तो प्लीज चलो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अब रमेश पहले तो बिल्डिंग में रहने वाले और भी लड़कों का नाम लेता है और उन्हें ले जाने के लिए कहता है लेकिन सुशीला आंटी कहती है कि नहीं नहीं वो लड़के मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए बेटा तुम ही चलो, अगर मेरे ससुर जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इस तरह से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर रमेश कहता है कि ठीक है आप उन्हें बाहर निकालिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ।
फिर अंदर कमरे में जाकर रमेश मीना को आज रात के पैसे दे देता है। मीना कहती है कि तुमने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें पैसे नहीं ले सकती है। लेकिन रमेश कहता है ये पैसे रखो और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि सुशीला आंटी के ससुर की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए सोसाइटी के नीचे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए मीना सबके सामने से यहाँ से नहीं जा सकती थी। इसलिए वो उसे कहता है कि मीना यहाँ हॉस्पिटल पास ही में है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, कुछ इमरजेंसी है, तब तक तुम यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वो अपनी कार में अंकल को ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। अब उसके बाद जब वो वापस घर के लिए आ रहा होता है तो कार में रखे हुए फोन को चेक करने पर उसे पता चलता है कि मीना ने तो उसे बहुत ज्यादा मिस कॉल दिए है। वो परेशान होकर सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे इतने फोन क्यों कर रही है, और जब वो वापस से कॉल करता है तो मीना फोन नहीं उठाती। अब वो थोड़ा परेशान हो जाता है, तुरंत अपनी कार लेकर बिल्डिंग के पास पहुंचता है। कमरे के अंदर आने के बाद मीना को देखता है तो वो सो रही होती है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी को पलट कर देखता है तो दोस्तों मीना की सांसें नहीं चल रही थी और उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी निकल चुका था। ये नजारा देखकर रमेश के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर रमेश मीना मरी है या नहीं ये चेक करने के लिए यूट्यूब पर पल्स रेट चेक करने का वीडियो देखता है। फिर हाथ की नाड़ी देखता है तो वो भी बंद थी और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब मीना की मौत हो चुकी थी। अब रमेश को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है और वो तुरंत ही अपने दोस्त नंदू को कॉल करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ नंदू तो घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर रमेश अपने घर के मेन दरवाजे के पास आता है तो वहाँ पर उसे टूटी हुई चूड़िया दिखाई देती है। उन्हें देखकर वो इमेजिन करने लगता है कि आखिर मीना की मौत कैसे हुई होगी। मतलब कि अगर ये कमरा बाहर से लॉक था तो अंदर तो कोई आ नहीं सकता, तो शायद मीना को हार्ट अटैक आ गया होगा या फिर सांसें फूलने की वजह से उसकी मौत हो गई। हम देखते हैं कि तब वो रमेश को कॉल करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन रमेश ने अपने फोन को गाड़ी में रखा था और वो हॉस्पिटल में था और तब यहाँ इस तरफ मीना की मौत हो गई थी। इस तरह से मीना की मौत हुई होगी ऐसा रमेश सोचने लगता है। तभी अचानक मीना के फोन पर आर नाम से किसी का कॉल आता है। फोन उठाने पर सामने से एक लड़का बहुत ही गुस्से से कहता है कि ये क्या, तुमने फोन उठा दिया, मतलब कि अभी तक तुम मरी नहीं हो, मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुम तो मेरी दुश्मन निकली। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर रमेश तुरंत ही कॉल को कट कर देता है और अब रमेश सोचने लगता है कि ये कौन था जिसने मीना को धमकी भरा कॉल किया। अब इसी तरह से टेंशन में रात गुजर जाती है। सुबह हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड मधु और उसके चाचा जी रमेश के घर पर आते हैं। तभी वहाँ पर टूटी हुई चूड़िया देखकर मधु तुरंत ही बेडरूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर मीना की लाश पड़ी हुई थी। लड़की की लाश को देखकर मधु तो चिल्ला देती है और फिर क्या था दोस्तों, बिल्डिंग के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस भी वहाँ पर पहुंचकर रमेश को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। और मीना की डेड बॉडी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि इस रमेश ने ये क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये बस रमेश का वहम था। अब उसके तुरंत बाद मीना का बैग और अपना फोन लेकर रमेश नंदू की बिल्डिंग के पास आ जाता है, लेकिन बिल्डिंग का गेट तो बंद था इसलिए वो अंदर नहीं जा पाता। वो नंदू को फिर से कॉल करता है लेकिन नंदू अभी भी सोने की वजह से उसका फोन नहीं उठा था। अब उसके बाद रमेश को मीना के पर्स में अरुण होटल नाम का एक बिल मिलता है तो रमेश तुरंत ही उस होटल में पहुंचता है ताकि उसे कुछ बातें पता चल सके। यहाँ पर आकर वो होटल के स्टाफ से झूठ बोलता है कि सर मैं यहाँ पर कुछ देर पहले आया था और मेरा यहाँ पर पासपोर्ट गुम हो गया है, प्लीज मैं यहाँ के सीसीटीवी कैमरास देखना चाहता हूँ। अब पहले तो वो लोग मना करने लगते हैं लेकिन फिर रमेश उन्हें कुछ पैसे दे देता है और जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो यहाँ इस होटल में थोड़ी देर पहले मीना किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़के ने मीना को मारा होगा। उसके बाद रमेश अपने कार में आकर बैठ जाता है। फिर से उस पर्स को चेक करने पर उसे एक दूसरा सिम कार्ड मिलता है। वो मीना के मोबाइल के अंदर डालने के बाद उसे तुरंत ही बिंदु नाम की एक लड़की का कॉल आता है। वो कहती है कि मीना तुम कहाँ पर हो, वो गुंडे तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए थे, उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान किया। रमेश कहता है कि वो दरअसल मीना बात नहीं कर रही है, उसका फोन मुझे रास्ते पर गिरा हुआ मिला। बिंदु कहती है कि अरे बाप रे, लेकिन ये फोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या आप इस फोन को मेरे पास भेज सकते हो। रमेश कहता है कि ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए, मैं वहाँ पर कुरियर कर दूंगा। तो दोस्तों वो एड्रेस होता है राजकोट का, मतलब कि यहाँ से 550 किलोमीटर दूर। अब रमेश वहाँ पर जाकर छानबीन करने के बारे में सोचता है कि वहीं जाने पर ही पता चलेगा कि मीरा को किसने मारा है। अब राजकोट जाते वक्त रास्ते में रमेश को अपनी गर्लफ्रेंड मधु की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। दरअसल दोस्तों कुछ महीने पहले रमेश और नंदू एक जगह पर रूम देखने के लिए आए थे और मधु भी हाल फिलहाल में यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। मधु को देखकर तो पहले ही नजर में रमेश को उससे प्यार हो जाता है और तभी अचानक रमेश को मधु का कुत्ता काट लेता है। तो मधु एक डॉक्टर भी होती है, इसलिए वो रमेश का इलाज करती है, उसे इंजेक्शन देती है और इसी दौरान उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर मुलाकातें बढ़ती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट डे पर रमेश को नंदू का कॉल आता है। रमेश अपनी गाड़ी रोकता है और नंदू को गालियां देते हुए कहता है कि अबे साले तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
नंदू कहता है कि अरे वो मुझे थोड़ा ज्यादा चढ़ गई थी, इसलिए मैं गहरी नींद में सो गया था। बोल क्या हुआ, तुमने उस लड़के के साथ मजे लिए ना, तो फिर भी क्यों चिल्ला रहा है? तो रमेश घबराते हुए कहता है कि अबे साले, तुमने जिस लड़की को भेजा था ना, उसकी मौत हो गई है। अब ये खबर सुनने के बाद नंदू का भी पूरा नशा उतर जाता है और वो घबराते हुए पूछता है कि क्या ये कैसे हुआ? रमेश बताता है कि पता नहीं यार, मैं बिल्डिंग में एक अंकल को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए गया था और वापस घर पर आकर देखा तो उसकी मौत हो गई थी। मैं उस लड़की की लाश को घर से बाहर भी नहीं ले जा सकता, घर के साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो उसका दोस्त नंदू उसे कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो फिर हम पुलिस के पास जाते हैं। रमेश कहता है कि अबे साले, तू क्या पागल हो गया है? अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो उल्टा पुलिस ही मुझे इस केस में फंसा देगी, इसलिए तू चुप रहे और मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ तू उतना कर। तू किसी को पता न चले ऐसे रास्ते से मेरे घर के अंदर घुस जा, वहाँ शूज के पास रूम की चाबी रखी हुई है। अब उसके बाद इस तरफ नंदू रमेश के घर के अंदर आ जाता है। फिर रमेश उससे कॉल पर बताता है कि मैं ना राजकोट जाकर पता करता हूँ कि मीना को किसने मारा होगा, तब तक तुम उस लाश का ख्याल रखना, बदबू ना आए इसलिए थोड़ा थोड़ा स्प्रे मारते रहना। खैर, अब उसके बाद गाड़ी चलाते चलाते सुबह हो जाती है और रमेश राजकोट के आधे रास्ते पर पहुंच जाता है। तभी उसे यहाँ पर मधु कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर आने के लिए निकल रही हूँ। रमेश कहता है कि नहीं नहीं, तुम आज मत आना, मुझे ऑफिस से कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं राजकोट जा रहा हूँ। और वो प्रूफ के तौर पर रास्ते में बैठकर एक फोटो खींचकर उसे सेंड कर देता है ताकि मधु को यकीन हो जाए। अब उसके बाद रमेश को उस बिल्डिंग में कल रात उसने जिन चाचा को हॉस्पिटल भेजा था, उनकी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। उनका बेटा प्रकाश रमेश को कॉल करके बताता है कि रमेश, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आ गए हैं और हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है, क्या मुझे एक दिन के लिए तुम्हारा गैस सिलेंडर मिल सकता है? अब रमेश ये बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि लो, आ गई एक और मुसीबत। वो प्रकाश को कहता है कि वो क्या है ना, मैं रूम पर नहीं हूँ। प्रकाश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से चाबी लेकर आपके रूम के अंदर सिलेंडर ले लूंगा, प्लीज हमारी मजबूरी समझो और थोड़ी मदद कर दो। रमेश कहता है कि ठीक है, आप 10-15 मिनट के बाद मेरे रूम पर चले जाइए। फिर रमेश तुरंत ही नंदू को कॉल करके बताता है कि नंदू, रूम पर प्रकाश और उसका मामा प्रभाकर आने वाले हैं, उनका सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए हमारे रूम पर आकर सिलेंडर ले जाएंगे। तुम उस लड़की की लाश को बेडरूम के ऊपर कबर्ड है ना, वहाँ पर छुपा देना और तुम भी वहीं पर छुप जाना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों कमरे के अंदर हो। वो लोग जल्द ही सिलेंडर लेकर चले जाएंगे। अब नंदू वैसा ही करता है, खुद और मीना की लाश को ऊपर वाली जगह पर रख देता है और ये यहाँ पर छुप जाता है। अब यहाँ पर प्रकाश और प्रभाकर चाबी लेकर उसके रूम को ओपन करते हैं। अब किचन में आने के बाद रेगुलेटर से सिलेंडर अलग नहीं हो रहा था, मतलब कि वो वहाँ पर बहुत ज्यादा जाम हो गया था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो निकल नहीं रहा था। प्रभाकर कहता है कि हम यहीं पर सब लोगों को चाय बनाकर ले जाते हैं। प्रकाश कहता है कि ये दूसरे का घर है, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। लेकिन प्रभाकर को तो इसकी कुछ भी पड़ी नहीं थी। वो कहता है कि अरे यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो हम आराम से चाय बनाकर ले जाएंगे, तो टेंशन मत ले। जा, तू बस चाय बनाने का सामान लेकर आ, तब तक मैं यहाँ बेडरूम में आराम करता हूँ। और वो जाते वक्त प्रकाश से ये भी कहता है कि आते वक्त थोड़ी शराब भी लेकर आना। अब नंदू यहाँ कबर्ड के अंदर छुपा होता है तो नंदू को सुसु आ जाती है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उस कमरे में बाहर प्रभाकर बैठा था, इसलिए कंट्रोल ना होने की वजह से नंदू वहीं पर सुसु कर देता है। तो प्रभाकर सोचने लगता है कि ये वहां से कहां से पानी आ रहा है, ऐसी तो इस तरफ है, पता नहीं ये कैसे सिस्टम है। खैर, अब यहाँ दूसरी तरफ रमेश उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर उसे बिंदु मिलती है और अंदर आने के बाद वहां पर एक और आदमी आधे कपड़ों में बैठा होता है। वह आदमी रमेश को देखकर हंसता है और कहता है कि क्या देख रहे हो, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ पर पैंट पहन कर आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पैंट उतर गई। वैसे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ का माल बहुत ही जबरदस्त है, तुम्हें फुल मजा आएगा। अब थोड़ी बहुत हंसी मजाक करने के बाद वो कपड़े पहनता है और जाते वक्त बिंदु से कहता है कि इस लड़के का अच्छे से ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद रमेश बिंदु से मीना के बारे में पूछता है। बिंदु कहती है कि ये क्या, तुम जब से आए हो मीना मीना ही लगा कर रखा है, यहाँ मुझे भी देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। रमेश उससे फिर से पूछता है, तुम्हें कुछ तो पता होगा ना, वो किसके साथ गई है? बिंदु बताती है कि वो मुंबई गई थी, लेकिन किसके साथ ये मुझे पता नहीं। आप उसे छोड़ो, मेरे साथ कांड करने के सिर्फ 2000 लगेंगे। रमेश कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं यहाँ पर वैसे इंटेंशन से नहीं आया हूँ। अब इतने में ही बाहर बिंदु की छोटी बहन उसे आवाज लगाती है। वो उसे देखने के लिए जाती है और यहाँ पर रमेश उस रूम में छानबीन करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर रमेश अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें शेखर भाई और उसके गुंडों को दिखाया जाता है। बिंदु शेखर भाई को कॉल करती है और उसे बताती है कि अभी अभी यहाँ पर रमेश नाम का एक लड़का आया था और मीना के बारे में पूछ रहा था, वो कुछ ही देर पहले यहाँ से निकला है। अब शेखर और उसके आदमी तुरंत ही गाड़ी में बैठकर रमेश को किसी भी तरह से पकड़ लेते हैं। अब वो उसे किडनैप करके उसे एक जगह पर लाकर बांध देते हैं। शेखर रमेश को रवि की फोटो दिखाता है और पूछता है कि बताओ, तुम इसके ही आदमी हो ना? अब रमेश झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मैं इस रवि को नहीं जानता, मैं तो यहाँ पर अपने पर्सनल काम के लिए आया था, और तुम ये इस रवि को क्यों ढूंढ रहे हो?
शेखर भाई बताता है कि यहाँ राजकोट में अन्नाची नाम का एक बहुत बड़ा डॉन है। मैं और रवि उन्हीं के लिए काम करते हैं। अन्नाची को पता चला कि उसके घर पर रेड पड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने सारा पैसा और प्रॉपर्टी के पेपर बैग में रखकर उसे कहीं दूर जगह पर ले जाकर सेफ रखने के लिए कहा। लेकिन अन्नाची ने ये जिम्मेदारी मुझे देने के बजाय रवि को दे दी। लेकिन रवि ने क्या किया, मीना और पैसों को लेकर वो कहीं गायब हो गया और अन्नाची भाई ने मुझे रवि को ढूंढने के लिए कहा है। इसलिए अब तुम बताओ रवि और वो पैसे कहाँ है। रमेश कहता है कि अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मैं रवि को नहीं जानता, और वो पैसे, मीना, ये सब कुछ कौन है ये मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी रमेश के फोन में रिंगटोन बजने लगती है। उसे मधु ने कॉल किया था। अब यहाँ पर उसके फोन की रिंगटोन होती है कि गोल्ड माइन गोल्ड माइन गोल्ड माइन गोल्ड माइन, और ये रिंगटोन सुनकर शेखर भाई तो पगला जाता है। मतलब कि वो मधु का कॉल कट करता है और उसे कहता है कि मैं तो गोल्डमैन मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हारे पास उसके मूवीज है क्या। रमेश कहता है कि जी हाँ, मेरे पास 100 GB डाटा इतनी मूवीज है, बस तुम मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें सारे मूवी ट्रांसफर कर दूंगा। अब उसकी बातों पर यकीन करके शेखर उसे आजाद कर देता है। फिर क्या था दोस्तों, रमेश उन सभी लोगों को अपना असली रंग दिखाता है। मतलब कि उन सभी लोगों को एक एक करके अच्छी तरीके से धो डालता है, उन्हें मार पीट कर हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर भी शेखर और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे। तब यहाँ पर रास्ते में रमेश को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे कारण एक पॉलिटिकल लेडी का एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा कहकर वो उसे गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात सीनियर पुलिस ऑफिसर रेड्डी से होती है। और दोस्तों, ये रेड्डी वही आदमी था जो कोठे पर था। रेड्डी भी रमेश को देखकर उसे तुरंत ही पहचान लेता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो, इसने एक्सीडेंट नहीं किया है। ये लड़का एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये 3 घंटे पहले एक दूसरी जगह पर था और कुछ देर पहले मैं भी वहीं पर गया था। अब पुलिस रमेश को छोड़ देती है। अब यहाँ पर गैलरी में आकर रेड्डी रमेश से कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। वो क्या है ना, हमारे ख्याल मिलते जुलते हैं, इसलिए तुम मुझसे बिंदास बात कर सकते हो। तभी हम वहाँ पर शेखर और उसके गुंडों को देखते हैं, जो कि रमेश का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन तक आ गए थे। अब ये लोग रमेश को पुलिस के गले लगता हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि लगता है ये आदमी पुलिस का खास है और पुलिस हमें ना पकड़े, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसके बाद रमेश भी वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में नंदू को कॉल करता है और रवि का नंबर सेंड करता है। कहता है कि तुम इस रवि के नंबर की लोकेशन को ट्रेस करो और उसकी लोकेशन ढूंढकर मुझे बताओ। तुम्हारा वो IT में काम करने वाला फ्रेंड है ना, वो कब काम आएगा। तो उसके बाद नंदू अपने दोस्त कार्तिक को कॉल करता है और वो नंबर भेजकर उसके डिटेल्स पता करके भेजने के लिए कहता है। और उस वक्त उसके घर में प्रकाश और प्रभाकर चाय बना रहे होते हैं। रमेश को अपना ब्रेकअप याद आता है। मतलब कि दोस्तों, मधु, रमेश और नंदू ये लोग अपने एक दोस्त की शादी में गए थे। अब वहाँ पर कमरे बहुत ज्यादा कम थे, इसी वजह से मधु और रमेश एक ही कमरे में रुक जाते हैं। मधु नीचे सो गई थी और तभी रमेश देखता है कि अरे मधु को तो अंगूठा चूसकर सोने की आदत है, इसलिए वो ऐसे ही फन के लिए उसकी वीडियो निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही दिन वो वीडियो उसके सभी फ्रेंड के मोबाइल पर आ जाती है। दरअसल इसमें रमेश की कोई भी गलती नहीं थी, ये सारी शरारत नंदू की थी। लेकिन ये मजाक मधु को पसंद नहीं आता, तो मधु रमेश को डांटने लगती है कि तुमने मेरा वीडियो बनाकर सभी लोगों को सेंड कर दिया। मैं तो एक बीमारी से गुजर रही हूँ, इसलिए मुझे अंगूठा चूसने की आदत है, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। इसके लिए मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, लेकिन तुमने तो इस बात का मजाक बना दिया। और अब मधु इसी वजह से रमेश के साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। खैर, अब यहाँ प्रेजेंट में नंदू रमेश को कॉल करके बताता है कि उस रवि की लोकेशन राजकोट रेलवे स्टेशन बता रही है। अब यहाँ नंदू कब्र से बाहर आकर चुपचाप मेन दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और प्रकाश और प्रभाकर को ऐसा दिखाता है कि वो अभी भी घर के अंदर आया है। वो कहता है कि मैं रमेश का दोस्त हूँ और उसने मुझे आज यहीं पर रुकने के लिए कहा है, इसलिए आप लोगों का जो भी काम है वो जल्दी से पूरा करो और यहाँ से निकलो। तो वो दोनों ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से चाय लेकर चले जाते हैं। यहाँ रमेश तुरंत ही रेलवे स्टेशन पहुंचकर रवि को ढूंढने लगता है और यहाँ पर शेखर और उसके आदमी भी पहुंच गए थे। अब उसके बाद रमेश लॉकर रूम में आता है और तभी वहाँ पर उससे रवि दिखाई देता है। वो लॉकर रूम के सारे पैसे एक बैग में रखकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब रवि को देखते ही वो उसे पहचान लेता है कि मैंने इस लड़की को CCTV फुटेज में देखा था। अब रमेश रवि को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और पूछता है कि बताओ तुमने मीना को क्यों मारा। अब यहाँ पर डर के मारे रवि सारी सच्चाई बताता है। अब रमेश की मोबाइल की बैटरी तो खत्म हो गई थी, इसलिए रमेश रवि का फोन लेकर रवि का ही बयान उसमें रिकॉर्ड करने लगता है ताकि मीना के केस में वो खुद ना फंस जाए। रवि बताता है कि मैं अन्नाची सर के सारे बैग लेकर मीना के साथ एंजॉय करने के लिए गया था, लेकिन मीना ने मुझे फंसा कर सारे पैसे हड़प लिए। उसने पुलिस बुलाए थे और मुझे धोखा देकर सारे पैसे ले गई। मैंने जब पुलिस स्टेशन में जाकर देखा तब मुझे पता चला कि वो नकली पुलिस थी और मुझे ये भी पता चला कि वो लोग मीना के आदमी थे। उसके बाद मुझे ये पता चला कि मीना मुंबई चली गई है
इसलिए मैंने मुंबई आकर उसे पकड़ लिया। तब वो होटल में थी। तब मैंने उसकी बहन का उसे वीडियो दिखाया। मैंने उसकी बहन को थोड़ा परेशान किया था और मैंने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं करोगी तो तुम्हारी बहन की खैर नहीं। इसलिए मीना बताती है कि वो सारे पैसे रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम में है। अब यहाँ पर अभी मीना के ड्रेस पर जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। वो उसे साफ करने के लिए अंदर जाती है और तभी यहाँ पर वो दूसरे कोल्ड ड्रिंक में एक दवाई मिला देता है, जिससे कि किसी भी इंसान की सांस अटक कर वो आगे 3 घंटे में मर जाएगा। और वो जूस पीने के 3 घंटे बाद मीना रमेश के घर पर गई थी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। और उस वक्त वहां पर उसकी सांस अटकने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर रमेश रवि को डांटने लगता है कि तुम्हारे बदले के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब तुम्हें कैसे भी करके मेरे साथ मुंबई चलना होगा। तुम मेरे कमरे से मीना की लाश को लेकर कहीं भी चले जाओ। लाश को ले जाने के बाद ही मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। फिर रमेश रवि और पैसे के बैग को गाड़ी के अंदर डालता है और ये लोग मुंबई की तरफ जाने लगते हैं। अब इस समय रास्ते में रवि के 2 आदमी रमेश को रोकते हैं। वो उसके साथ फाइटिंग करने लगते हैं और तभी यहाँ पर रवि उन पैसों के बैग को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन फिर भी रमेश उसका पीछा करता है और एक ऊंचाई वाली जगह पर आकर इन दोनों में जबरदस्त फिर से फाइटिंग होती है। अब यहाँ पर रमेश रवि को धक्का दे देता है तो रवि फिसलते हुए जाता है और एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है। उस पेड़ की नुकीली चीज रवि के पेट में घुसने की वजह से वहीं पर रवि की मौत हो जाती है। अब ये देखकर रमेश और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो रमेश की बॉडी को और पैसों को अपने गाड़ी में डालता है और यहाँ पर मुंबई आ जाता है। शेखर और उसके आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ रमेश अपने फ्लैट पर आता है और नंदू से पूछता है कि बताओ तुमने मीना की लाश को कहाँ पर रखा है। नंदू बताता है कि तुमने मुझे जैसा कहा था मैंने उसकी लाश को फ्रिज के अंदर डाल दिया है। अब ये लोग बिल्डिंग के नीचे एक टेम्पो को बुलाते हैं और लिफ्ट के जरिए उस फ्रिज को नीचे ले जाते हैं। फिर उस फ्रिज को टेम्पो में डालकर एक सुनसान वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उस टेम्पो वाले के वहां से जाने के बाद वो मीना और रवि की लाश को एक ही कार में डालते हैं और वहां से किसी दूसरे सुनसान वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर उन दोनों की लाशों को फेंक कर रमेश रवि के फोन से शेखर को मैसेज भेजता है कि तुम लोग इस लोकेशन पर आ जाओ। तो थोड़ी देर के बाद जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रवि और मीना की मौत हो चुकी है। बैग में पैसे चेक करते हैं तो पैसे बराबर होते हैं। तो अब शेखर अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि रवि और मीना की मौत हो गई है और बॉस हमें सारे पैसे मिल गए हैं। अन्नाजी कहता है कि तो तुम पैसे लेकर तुरंत यहाँ पर आ जाओ और उन दोनों की लाश को ठिकाने लगा दो। अब ये लोग उन दोनों की लाशों को एक दूसरी जगह पर ले जाकर जला देते हैं और ये देखकर रमेश और उसका दोस्त एक गहरी सांस लेते हैं। वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं कि मुसीबत टली। और कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि मधु और रमेश इन दोनों का पैचअप हो जाता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।